हिंद। इक्के लर्नर हब में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग चलते हैं ईवीएस में अध्याय 2 अध्याय 1 में परिवार व मित्र पढ़ लिए। अब अध्याय 2 में हम लोग पढ़ते हैं पौधे और जंतु, प्लांट्स एंड एनिमल, जो कि 2011 से 2021 तक जो प्रश्न पूछे गए हैं उसी के आधार पर थ्योरी रहेगा और फिर लास्ट में क्वेश्चन आंसर रहेगा, उसको पढ़िएगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं। तो सजीव को पादप जगत, सजीव को क्या बोलते हैं? पादप जगत, जंतु जगत, सूक्ष्म जीवों में विभक्त किया जाता है। सजीव प्राणी बहुदेशीय एवं एककेशीय भी हो सकते हैं। मतलब क्या कर रहा है? सजीव है जो पादप जगत और जंतु जगत और सूक्ष्म जीव में विभक्त हो सकते हैं। और सजीव प्राणी को क्या बहुकोशीय, एक कोशीय, मतलब बहुत कोशिका वाला, और एक कोशीय मतलब एक कोशिका भी कह सकते हैं। लेकिन जो कालांतर में अभी है, हिट बेकर ने सजीवों को 5 वर्गों में विभाजित किया है। 5 वर्ग वो कौन कौन है? मोनेरा, जिसमें जीवाणुओं का अध्ययन, प्रोटिस्टा जिसमें अमीबा और पैरामीशियम का अध्ययन होता है, कवक जिसमें मशरूम और फफूंद का अध्ययन, और पादप जगत पौधों का अध्ययन, और जंतु जगत जंतुओं का अध्ययन। तो ये पॉइंट है जो याद करने लायक है, इसको याद कर जाएगा देख के। मोनेरा जीवाणुओं का अध्ययन, प्रोटिस्टा अमीबा और पैरामीशियम का अध्ययन, कवक मशरूम और फफूंद का अध्ययन, पादप जगत पौधों का अध्ययन, जंतु जगत जंतुओं का अध्ययन। ये था। अब पौधा के बारे में जानते हैं। पौधे क्या है, प्लांट्स क्या है? तो प्लांट्स पर्यावरण परिस्थिति के तंत्र के अति आवश्यक होते हैं, क्योंकि ये परिस्थितिकी तंत्र के लिए ऊर्जा उपलब्ध कराते हैं। पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है? पारिस्थितिकी जो तंत्र है उसके लिए क्या करता है? ऊर्जा उपलब्ध कराता है। इसके अतिरिक्त मनुष्य जीव जंतु अपने खाद्य पदार्थों का अधिकांश भाग पेड़ पौधे से ही प्राप्त करते हैं। जैसे मनुष्य और जीव जंतु या कीड़े मकोड़े जो भी है, वो खाद्य पदार्थ कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो पौधे से प्राप्त करते हैं। बालकों का अपनी बाल्यावस्था में पेड़ पौधे आदि से परिचित होते हैं। बालक अपनी बाल्यावस्था में ही पेड़ पौधे से परिचित हो जाते हैं। इसके लिए परिवार के सदस्य को चाहिए कि वह बालक को पेड़ पौधे के विषय में अनावश्यक जानकारी दे, ताकि बालकों के लिए लाभकारी भूमिका निभाए। तो इसमें याद करने का क्या है? जैसे बालक है जो कि अपनी बाल्यावस्था में क्या होता है? पेड़ पौधे के बारे में परिचित हो जाता है। इसीलिए परिवार के जो सदस्य हैं उनको ये चाहिए कि बालक को पेड़ पौधे के बारे में या विषय के बारे में जानकारी देते रहना चाहिए, जिससे बालक को उस पेड़ पौधे के बारे में जानकारी मिले कि इस पेड़ से क्या फायदा है या उस पौधे से क्या फायदा है। उसके बाद है पौधे के भाग एवं उनकी भूमिका। पौधे के भाग एवं उनकी भूमिका। तो प्रायः सभी पौधों में जड़, तना, पत्ती, फल और फूल पाए जाते हैं। जो कि कुछ पौधे हैं जिसमें सभी पौधे में क्या होता है? जड़ होगा, तना होगा, पत्ती होगा, फल और फूल होंगे। और वही जबकि कवक या शैवाल आदि के जो पौधे होते हैं, इस प्रकार की चीजें नहीं दिखाई देती। पौधे के इन भागों को विवरण नीचे है, तो जिसमें आप पॉइंट टू पॉइंट विवरण करेंगे, उसको पढ़ेंगे और उसमें से क्वेश्चन आएगा जो बनाएंगे। तो जैसे जड़ के बारे में जानते हैं। जड़ क्या है? जड़ है पौधे का वह भाग जहाँ भूमि के अंदर रहता है। जड़ जिसको रूट्स 2 प्रकार के होते हैं, कि मूसला जड़ और एक झकरा जड़। मूसला जड़ के उदाहरण कौन कौन है? मटर, चना, मूली, गाजर, सरसों, जामुन, शलजम, आम और चुकंदर। मूसला जड़ के उदाहरण कौन कौन है? मटर हो गया, चना हो गया, मूली, गाजर, सरसों, जामुन, शलजम, आम, चुकंदर। तो इसमें क्वेश्चन आएगा कि मूसला जड़ कौन कौन सा है। उसके बाद कहेगा कि झाकड़ा जड़ कौन कौन है। तो झाकड़ा जड़ में गेहूं के आएगा, घास के, गन्ना, मक्का, प्याज, लहसुन, इसमें आएगा झाकड़ा जड़ के उदाहरण। उसके बाद है जड़ का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ रूट्स। तो जड़ का महत्व क्या है? पौधे को जमीन पकड़े रहना और जमीन से जल एवं खनिज पदार्थों को ऊपर लाना या अवशोषित कर वह भोजन को संचित तथा भंडारित भी करता है। इसी प्रकार कुछ जड़ जैसे मूली, गाजर, शकरकंद, शलजम और टेपिको को हम अपने आहार में के रूप में भी लेते हैं। तो जड़ का महत्व क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ रूट क्या है? जैसे पौधे को जमीन से पकड़े रहेगा, एक ये है। और उसमें क्या है? जमीन से जो जल और खनिज पदार्थ वो अवशोषित करके खाने के लिए जो भोजन बनाएगा उसमें भंडारित करता है। और इस प्रकार कुछ जड़ ऐसे जिसको हम लोग खाते हैं, आहार में लेते हैं, जिसमें मूली हो गया, गाजर, शकरकंद, शलजम और टैपिको, जो कि आहार के रूप में हम लोग देश में जड़ है।
अब उसके बाद तना में आते हैं। तना क्या है? तना है वह पौधे का वह भाग जो प्राय भूमि के ऊपर रहता है। तना क्या होता है? भूमि के ऊपर रहता है। तना जिसको स्टेम बोलते हैं। तना तना क्या होता है? हरे और भूरे रंग का होता है। तना है जो हरा और भूरे रंग का होता है। तने से टहनियाँ एवं पत्तियाँ निकलती है। ये था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट तना के बारे में। तो तना क्या होता है? जमीन के ऊपरी भाग पर रहता है और भूमि के ऊपर रहता है। तना हरा और भूरे रंग का होता है और इसमें टहनियाँ और पत्तियाँ निकलती है। उसके बाद है तना का महत्व, मतलब इम्पोर्टेंस ऑफ स्टेम। तना का क्या महत्व? जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पदार्थों को पत्ती और पौधे के अन्य भागों में पहुंचाने का कार्य करता है। जैसे कि आलू, अदरक जैसे कुछ तने जमीन के अंदर भी होते हैं जिसमें हम खाते हैं। तो तना का महत्व क्या है? तना क्या करता है? जो जो जड़ द्वारा अवशोषित जल और खनिज पदार्थ है उसको पत्ती और पौधे के तक पहुंचाने का कार्य है तना का। और तना का भाग कौन क्या क्या खाते हैं हम लोग? तना जो है उसमें आलू, अदरक, ये कुछ तने जमीन के अंदर होते हैं जिसको हम खाते पीते हैं, खाने पीने में उपयोग में लाते हैं। उसके बाद है पत्ती। पत्ती के बारे में जानते हैं। पत्ती क्या है? पौधे की पत्तियां तने और टहनियों के सहारे निकलती है। पत्तियां क्या है? मुख्य रूप से हरे रंग की होती है, जबकि कुछ पौधे की पत्तियां लाल, बैंगनी और पीले रंग की भी होती है। पत्ती है जो कि कहाँ से निकलता है? टहनी के जो टहनी है उसके से निकलता है। और पत्ती जिसको लिप्स, मुंह कैसा रंग के होता है? हरा रंग के होता है। और कुछ पौधे की पत्तियां कैसी होती है? लाल होगी, बैंगनी, पीले, ये सब होते हैं। और पत्तियों का महत्व क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ लीफ। तो पत्तियां जो कि सूरज की रोशनी में जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण करता है। तो पत्तियों का सबसे इम्पोर्टेंस क्या है? तो जो पत्ती है वो सूरज के जो रोशनी में है उससे क्या करता है? जल और कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है और प्रकाश संश्लेषण बनाता है। जिसमें से क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण से पौधे में भोजन का निर्माण होता है। और पत्तियों का उभा भाग जिसके द्वारा तने से जुड़ी होती है पर्णवृत्त कहलाता है। पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? पौधे भोजन निर्माण करता है। और पत्तियों का वह भाग जिसके द्वारा क्या होता है? तना जुड़ा रहता है, वह क्या कहलाता है? पर्णवृत्त कहलाता है। और पत्ती के चपटे हरे भाग को क्या बोलते हैं? फलक कहते हैं। पत्ती की रेखित संरचनाओं को सीरा कहते हैं। पत्ती की रेखित संरचनाओं को सीरा कहते हैं। और पत्ती के मध्य मोटी सीरा के मध्य सीरा कहते हैं। तथा इन सिराओं की व्यवस्था या डिजाइन सिरा विन्यास कहलाता है। उसके बाद है बाष्पोत्सर्जन। बाष्पोत्सर्जन क्या है? पौधे द्वारा अनावश्यक जल को बाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया बाष्पोत्सर्जन कहलाता है। माने पौधे के द्वारा जो अनावश्यक जल, मतलब जो जल बेकार हो गया है, वो बाष्प के द्वारा शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को बाष्पोत्सर्जन कहलाता है। जैसे पेड़ पौधे मिट्टी से जिस जल का अवशोषण करते हैं उससे केवल थोड़े से अंश का ही पादप शरीर में उपयोग होता है। बाकी बाष्पोत्सर्जन की दर से एक यंत्र द्वारा मापा जा सकता है जिसे पोटोमीटर कहते हैं। जैसे क्या होता है? मिट्टी से जो जिस जल का अवशोषण होता है उसमें मात्र थोड़े सा ही का उपयोग होता है, थोड़ा सा पादप के शरीर में उपयोग करते हैं। बाकी बाष्पोत्सर्जन की दर से निकल जाता, उसको एक यंत्र के द्वारा मापा जा सकता है जिसे क्या बोलते हैं? पोटोमीटर बोलते हैं। प्रकाश संश्लेषण के बारे में कुछ जानते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या है? जैसे सजीव कोशिकाओं के द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। सजीव जो जंतु है उसके द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को कहाँ रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। लाल रंग के प्रकाश में क्या होता है? लाल रंग के प्रकाश में यह क्रिया अधिक होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया लाल रंग के प्रकाश में अधिक होता है। तत्पश्चात बैंगनी रंग के प्रकाश में सर्वाधिक होती है। लाल रंग के प्रकाश में क्रिया अधिक होती है और बैंगनी रंग के प्रकाश में सर्वाधिक होती है। और हरे रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरी तरह रुक जाती है। तो हरे रंग के प्रकाश में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की पूरी क्रिया पूरी तरह रुक जाती है। तो इसमें पॉइंट्स याद रखिएगा क्योंकि इसमें एग्जाम बेसिस पे है। उसके बाद आते हैं नागफनी, जो कि कैक्टस में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया उसके हरे रंग वाले तने में होती है क्योंकि उनकी पत्तियां कांटेदार होती हैं।
नागफनी में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया उसके हरे रंग वाले तने में होती है क्योंकि उसकी पत्तियां कांटेदार होती है। उसके बाद है ये पॉइंट में क्या है, पख्ता नामक पक्षी जो काफी छोटा होता है कैक्टस के कांटों के बीच घोंसला बनाकर रहता है। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, जिसके कारण पख्ता नामक जो पक्षी है वो काफी छोटा होता है और कैक्टस के कांटों के बीच घोंसला बना कर रहता है। ये हो गया। उसके बाद है फूल के बारे में जानते हैं। फूल क्या है, फूल जिसको फ्लावर बोलते हैं, फूल है जो कि नए पौधे के विकास में सहायता करता है क्योंकि फूल पौधे के प्रजनन अंग होते हैं। फूलों की पंखुड़ियां रंगीन होती है। फूल क्या है, पौधे के विकास में सहायक करेगा और फूल पौधे के प्रजनन अंग होते हैं और फूल की पंखुड़ियां रंगीन होती है। भिन्न भिन्न प्रकार के पौधे की पंखुड़ियों का रंग भी भिन्न भिन्न होते हैं, माने अलग अलग प्रकार के पौधे की पंखुड़ियों का रंग अलग अलग होते हैं। और कुछ फूल के कई भाग होते हैं जैसे बाह्यदल, पंखुड़ी, स्त्री केसर, पुंग केसर आदि ये होते हैं फूल के कुछ भाग। तो इसमें याद करने का है कि फूल के कुछ भाग कौन कौन हो सकते हैं, बाह्यदल, पंखुड़ियां, स्त्री केसर, पुंग केसर, इसमें फूल के भाग आते हैं। पराग पौधे द्वारा संश्लेषित शर्करा युक्त तरल पदार्थ सामान्यतः इसका क्या होता है, निर्माण फूल में होता है। ये हमिंग बर्ड, तितलियां, कई कीट पतंगों के खाद्य पदार्थ हैं। फूल का सबसे बड़ा फूल क्या है, फूलों में सबसे बड़ा फूल रफलेसिया और सबसे छोटा फूल वुल्फिया है। फूलों की घाटी चमोली जो कि उत्तराखंड में स्थित है। देखिए ये इम्पोर्टेंट है, जो कि इम्पोर्टेंस में आएगा क्या, पौध फूलों का सबसे बड़ा फूल रफलेसिया और सबसे छोटा फूल वुल्फिया और फूलों की घाटी चमोली कहाँ है, उत्तराखंड में। इसमें क्वेश्चन आएगा इसमें का। उसके बाद है फूलों का महत्व जानते हैं कुछ, इम्पोर्टेंस ऑफ फ्लावर। तो परागकण की प्रक्रिया कहाँ होती है, फूल के द्वारा संपन्न होती है। परागकण की प्रक्रिया फूल के द्वारा संपन्न होती है। इस प्रक्रिया के द्वारा पौधे में प्रजनन की क्रिया होती है। किस प्रक्रिया के द्वारा, परागकण की जो प्रक्रिया फूल में होती है उस प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, पौधे में प्रजनन की क्रिया होती है। और परागन की प्रक्रिया कई प्रकार से होती है, जैसे वायु द्वारा होगा, कीटों के द्वारा होगा, जल के द्वारा होगा, पक्षियों द्वारा होगा, जंतुओं जैसे चमगादड़ और घेंघा घोंघा इत्यादि के द्वारा होता है। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, जैसे पराग की कई प्रक्रिया हो सकते हैं, पराग करने की कई प्रक्रिया होते हैं। एक वायु के द्वारा होगा, कीट के द्वारा होगा, जल के द्वारा होगा, पक्षी द्वारा होगा, जंतु द्वारा होगा, चमगादड़ के द्वारा होगा, घोंघा के द्वारा होगा। इसमें द्वारा क्या होगा, परागन की प्रक्रिया होगा। और जो आक के पौधा है, ये आक के जो पौधा है वो कुछ होगा, उसके द्वारा क्या होगा, बीजों का परागन भैंस तथा गाय के द्वारा होता है। आक के पौधा क्या होता है, बीजों का जो परागन होता है भैंस और गाय के द्वारा होता है। कुछ फूल को खाया जाता है, उसमें कौन कौन फूल खाया जाता है, कुछ फूल को भी खाया जाता है जैसे केला, सहजन, कद्दू, तोरई, ये सब फूल को खाया जाता है। फूल का भाग को, जैसे कुछ फूल इत्र, कुछ फूल से इत्र बनाए जाते हैं। तो कौन कौन फूल से इत्र बनाए जाते हैं, इसमें इनमें ही लौंग जो कि दांत के दर्द के उपचार हेतु उपयोग है, और केसर इत्यादि प्राप्त होते हैं। कुछ फूल से इत्र बनाया जाता है, उसमें क्या होता है, लौंग से इत्र बनाया जाता है, उससे दांत के दर्द के उपचार के लिए प्रयोग होता है और केसर इत्यादि का प्रयोग होता है। यह था फूल। अब आते हैं फल में। फल जिसको फ्रूट का निर्माण फूलों के अंडाशय भाग से होता है। फ्रूट का निर्माण किससे होता है, फूलों के अंडाशय भाग से होता है। और फलों के अंदर बीज भी होता है। फल सामान्यतः मीठे खट्टे दोनों प्रकार के होते हैं। फल के उदाहरण क्या है, सेब, अमरूद, अनार, आम, टमाटर, नींबू इत्यादि। इसमें सेब, अमरूद, अनार, टमाटर, नींबू इसमें क्या आ गया, फल के रूप में आएगा, फ्रूट्स के रूप में। उसके बाद बीज के बारे में पढ़ते हैं। बीज फूलों में पाए जाने वाले बीजांड बीज सीड्स बनते हैं। फूलों में जो पाए जाते हैं बीजांड उसमें सीड्स बनते हैं। बीजों के अंदर भ्रूण होता है। बीजों के अंदर क्या होता है, भ्रूण होता है, जो नमी वायु की उपस्थिति में अंकुरित होती है। नमी वायु की उपस्थिति में क्या होता है, अंकुरित होता है। बीज का महत्व जानते हैं, इंपॉर्टेंट ऑफ सीड्स। तो कुछ बीज क्या है, तेल निकाले जाते हैं, कुछ बीज से तेल निकाले जाते हैं। और कई प्रकार के बीजों को खाया भी जाता है, जैसे मूंगफली को, दाल, चावल, गेहूं,
सौंफ, काली मिर्च इसमें बीज है जो कि खाने के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं पौधे के प्रकार। तो भौतिक विशेषताओं के आधार पर पौधे का आकार पर पौधे के निम्नलिखित प्रकार हैं, जिसमें सबसे पहले आते हैं शाक, जिसको हर्ष बोलते हैं। यह आकार में बहुत छोटे होते हैं। शाक क्या होता है? आकार में बहुत छोटा। इसका तना हरे रंग का होता है और बहुत ही कोमल होता है। इसमें अत्यधिक टहनियाँ नहीं पाई जाती है। इसके उदाहरण है धनिया, मेथी, पालक। ये तो साग, जो कि साग बोलते हैं उसको, उसमें आकार में क्या होता है? बहुत छोटा होता है। इसके तने हरे रंग का होता है। यह बहुत ही कोमल होती है और यह अत्यधिक टहनियाँ नहीं पाई जाती इसमें। इसके उदाहरण में धनिया, मेथी, पालक आते हैं। उसके बाद झाड़ी, झाड़ी जो कि श्रब्स होते हैं। इसका आकार साग से बड़ा होता है। इसका तना मोटा होता और कठोर होता है। इसमें कई सारी शाखाएं तने के आधार आधार से निकलते हैं। इसके उदाहरण क्या है? गुलाब, गुड़हल, नींबू। तो इसमें क्या है, थोड़ा सा पॉइंट्स। तो साग क्या होता है? बड़ा। साग, झाड़ी क्या होता है? झाड़ी क्या होता है कि साग से थोड़ा बड़ा होता है। इसका तना मोटा और कठोर होता है और यह सारी शाखाएं इसके क्या होता है? तने के आधार पर निकलती हैं। जिसके इसके उदाहरण क्या है? गुड़हल, गुलाब और नींबू होते हैं। ये झाड़ी के अंदर आते हैं। उसके बाद वृक्ष, जिसको ट्री बोलते हैं। इसका आकार क्या होता है? बहुत बड़ा एवं विशाल होता है। इसका तना कठोर, मोटा, भूरे रंग का होता है। इसके तने से कई शाखाएं निकलती हैं और जो चारों ओर फैली होती है, जैसे आम, नीम, जामुन, पीपल, कीकर इत्यादि होते हैं। वृक्ष, जिसका ट्री का क्या है, कुछ ट्री के बारे में जानते हैं। जिसमें आकार क्या होता है? बहुत बड़ा और विशाल होता है। इसका तना कठोर और मोटा और भूरे रंग का होता है। तने में कई शाखाएं निकलते हैं जो कि चारों ओर फैल जाता है। जिसमें हो गया एग्जाम्पल में आम हो गया, नीम हो गया, जामुन, पीपल, कीकर, ये समन का वृक्ष के रूप में आते हैं। उसके बाद आते हैं लताएं। लताएं, जिसको वाइन्स बोलते हैं। लताएं वे पौधे होते हैं जो अत्यंत कमजोर होते हैं, जो सीधे स्थिर नहीं होते। इनका स्थिर रहने के लिए सहायता की आवश्यकता होती है। इनके दो वर्ग हैं जो नीचे हैं। तो लताएं क्या है? वे पौधे जो अत्यंत कमजोर होते हैं, सीधे स्थिर होते हैं और स्थिर रहने के लिए सहायता की आवश्यकता होती है। इसके दो वर्ग हैं। तो दो वर्ग में कौन कौन है लताएं के अंदर? तो एगो है बिसर्पी लताएं, क्रिप्सी। एक आरोही लताएं, क्लाइंबर क्रिप्सी। तो बिसर्पी लताएं क्या है? समान रूप से लताएं जमीन से बहुत बड़े भूभाग पर फैले होते हैं। इसके उदाहरण में खीरा, खरबूजा, तरबूजा और पुदीना होता है। तो बिसर्पी लताएं में क्या होता है? यह जमीन पर बहुत बड़े भाग पर फैल जाएगा और इसका उदाहरण जिसमें क्या है? खीरा, ककड़ी, खरबूजा, तरबूजा और पुदीना होता है। उसके बाद है आरोही लताएं, क्लाइंबर कैंप्स। ये लताएं ढांचे के सहायता से सीधे खड़ी होती है या ऊपर चढ़ती है, जिससे वृक्ष के तनों के चारों ओर लिपटी होती है। इसके उदाहरण है मनी प्लांट, मटर, अमरबेल, परजीवी पौधों का उदाहरण इत्यादि। तो आरोही लताएं में क्या है? या ढांचे की सहायता, लताएं किसी ढांचे की सहायता से सीधे खड़ा होता है और या ऊपर चढ़ता है, नीचे नहीं जाता, जमीन पर नहीं, ऊपर। या वृक्ष के तनों को चारों ओर लिपट होती है। इसके उदाहरण क्या है? जैसे मनी प्लांट है, मटर है, अमरवेल है। ये सब परजीवी पौधे का उदाहरण है। उसके बाद आते हैं क्षेत्र के आधार पर पौधों का वर्गीकरण। तो क्षेत्र के आधार पर पौधों का वर्गीकरण निम्नलिखित है, जिसमें है पहला है जलोद्भिद, हाइड्रोफित। ये पानी में पाए जाते हैं। इनकी जड़ कम विकसित होते हैं जलोद्भिद में। इनकी पत्तियां पतली और संकरी होती है, जिस पर मोम की परत होती है। इसके उदाहरण में कमल, हाइड्रिल और जलिली है। मैंने इसमें याद करने लायक क्या है? जलोद्भित्ति में यह पानी में पाए जाते हैं। जलोद्भिद में इसकी जड़ क्या होता है? कम विकसित होते हैं। इसकी पत्तियां पतली और सक्रिय होती, छोटी होती है। इस पर मोम की परत होती है। इसका उदाहरण क्या है? कमल, हाइड्रिल और जयलीली। तो इसमें याद करने तक है जलोद्भित्ति में। उसके बाद है लवणोद्भिद, जिसको हाइलोफेट्स बोलते हैं। इस प्रकार के पौधे दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं। इन पौधों की जड़ें जमीन से ऊपर निकली हुई होती है। इसमें साल्ट मार्श इसका उदाहरण है। तो जलोद्भिद में पॉइंट्स क्या याद करना है?
इस ये जलोद्भिद के पौधे क्या होते हैं, दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसके पौधे की जड़ जमीन से ऊपर निकली होती है और सॉल्ट मार्श इसका उदाहरण है, सॉल्ट मार्श। उसके बाद आते हैं समोद्भिद, मेसोफेथ। मेसोफेथ में क्या आता है, ये पौधे खेती योग्य जमीन पर पाए जाते हैं। इसका तना ठोस और शाखा युक्त होता है। इसका उदाहरण में मक्का, टमाटर, गेहूं, धान आदि आते हैं। तो समोद्भिद के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है, खेती योग्य जमीन होते हैं, खेती योग्य जमीन पर पाए जाते हैं। इसका तना ठोस होता है या शाखा युक्त होता है और उदाहरण में मक्का, टमाटर, गेहूं, धान इत्यादि होते हैं। उसके बाद है मरुद्भिद, एक सोफेत। तो मरुद्भिद वैसे पौधे जो मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसकी पत्तियां छोटी छोटी एवं जड़ें गहरी होती हैं। इन पौधों का तना गद्देदार एवं मोम की परत से ढका होता है। इसके उदाहरण में नागफनी, एकासिया और यूफोबिया है। तो मरुद्भिद में जो पॉइंट्स याद करने लायक हुआ क्या, यह मरुस्थलीय भागों में पाया जाता है। इसकी पत्तियां छोटी छोटी होती हैं, जड़ें जो कि गहरी होती हैं। इसके पौधे का तना गद्देदार एवं मोम की परत से ढका होता है। इसका उदाहरण क्या है, नागफनी, एकासिया और यूफोबिया आदि है। उसके बाद है कुछ विशेष पौधे एवं वृक्ष। कुछ विशेष पौधे एवं वृक्ष जो कि निम्नलिखित है। उसमें हम लोग एक पढ़ते हैं बरगद के बारे में। बरगद एक क्या विशालकाय वृक्ष है, बहुत बड़ा वृक्ष है जिसका फैलाव अधिक होता है। इसकी शाखाओं से जड़ें भी निकलती हैं और इसका स्तंभ जड़ टैप रूट कहा जाता है। बरगद एक बहुत बड़ा वृक्ष है जिसका फैलाव बहुत अधिक फैलाव होता है। इसकी शाखाएं से जड़ें भी निकलती है और इसको स्तंभ जड़, जिसको टैप रूट बोलते हैं। ये बरगद के बारे में था। उसके बाद क्रोटन, क्रोटन के बारे में जानते हैं। यह पौधा फसल के साथ बोया जाता है। यह बताने में समर्थ है कि फसल को कब पानी की आवश्यकता होगी। इसकी जड़ें अधिक नीचे तक नहीं होती, यह मुरझाने लगता है। यह पता चलता है कि फलों की सिंचाई की आवश्यकता है। क्रोटन एक क्या पौधा है जो कि फसल में बोया जाता है। यह बताने में समर्थ है कि फसल को कब पानी की जरूरत होगी। इसकी जड़ें अधिक नीचे तक नहीं होती, यह मुरझाने लगता है। तो इससे यह पता चलता है कि फसल को सिंचाई की जरूरत है। उसके बाद केला के बारे में जानते हैं। केला, केले एक केला का पौधा एक प्रकार का साग के अंतर्गत आता है जिसका तना क्या होता है, कमजोर और हरा होता है। केले फूल और फल दोनों खाए जाते हैं। केले क्या होता है, पौधे का एक प्रकार जो साग के रूप में आता है जिसका तना क्या होता है, कमजोर होता है। रंग कैसा होता है, हरा रंग का होता है। केले का फूल और फल दोनों दोनों खाए जाते हैं। उसके बाद हम लोग जानते हैं खेजड़ी के बारे में। खेजड़ी एक शुष्क छायादार वृक्ष है। खेजड़ी क्या है, एक शुष्क छायादार वृक्ष है जो भारत के रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इससे अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती, पानी की आवश्यकता कम होती है। इसकी फलियों की सब्जियां बनती है। यह राजस्थान में पाया जाता है जहाँ पर इसका वृक्ष की अधिकता के कारण गांव का नाम खेजड़ी पड़ा। इस पेड़ की छाल से दवा बनाई जाती है। इसकी लकड़ी में कीड़े नहीं लगते, यह छायादार होते हैं। तो खेजड़ी के बारे में कुछ पॉइंट है जो कि याद करने लायक है, वो आप लोग सुनिएगा तो याद हो जाएगा। तो खेजड़ी क्या है, एक शुष्क छायादार वृक्ष है। यह भारत के रेगिस्तान क्षेत्र में पाया जाता है और इसमें क्या होता है, अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती। खेजड़ी में अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती और इसके फलों को क्या होता है, सब्जी बनता है। और यह ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, राजस्थान क्षेत्र में पाया जाता है जहाँ पर इसका वृक्ष की अधिकता के कारण इस गांव का नाम क्या रख दिया गया, खेजड़ी। मैंने खेजड़ी वृक्ष की अधिकता के कारण नाम, गांव का नाम खेजड़ी पड़ गया। और इस पेड़ से क्या होता है, खेजड़ी से छाल, पेड़ के छाल से दवा बनाई जाती है और इसकी लकड़ी में कीड़े नहीं लगते और इससे इसकी यह छायादार होता है। खेजड़ी के बारे में हम लोग जान गए। उसके बाद है रेगिस्तानी ओक के बारे में जानते हैं। रेगिस्तानी ओक क्या है, यह मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम एलो एलोकुकासुरिन डिकासैनिन है। एलोकासुरिन डिकासैनिन है किसका, रेगिस्तानी ओक का नाम, वैज्ञानिक नाम है। इसकी जड़ें गहरी होती है।
तथा वृक्ष की ऊंचाई लगभग 30 गुनी जमीन में रहती है। यह पानी में स्थिर होता है। इसमें पत्तियां बहुत कम होती है। वृक्ष के तने में जल एकत्र होते हैं। इसके क्षेत्र के निवास इस पेड़ पर के तने में पतला पाइप डालकर पानी बाहर निकालते हैं। तो रेगिस्तानी ओक के बारे में हम लोग कुछ पॉइंट्स जानते हैं। यह मुख्यतः कहाँ, ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? एलोक्सुअरिन डिकासेनेन, जो कि रेगिस्तानी ओक का वैज्ञानिक नाम है। इसका जड़ जड़ क्या होता है? गहरी होती है। अब वृक्ष की ऊंचाई लगभग कितनी होती है? 30 गुना, जो कि जमीन से 30 गुना रहता है। यह पानी में स्थिर रहता है। इसकी पत्तियां बहुत कम होती हैं और वृक्ष के तने में जल एकत्र होते हैं। इसी क्षेत्र के निवासी क्या करते हैं? पेड़ के तने से पतला पाइप डालकर पानी बाहर निकालते हैं। यह था रेगिस्तानी ओक। अब जानते हैं घट परनी के बारे में, जो को निफेंथिस। निफेंथिस क्या? यह पेड़ कीड़े मकोड़े, मेढक, चूहा, छोटे जीव को खा जाते हैं, इसलिए इसको कीट भक्षी पौधा भी कहते हैं। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है, जिस पर पत्ती नीमा ढक्कन होता है। इस पौधे से एक खुशबू निकलती है, जिसे आकर्षित होकर कीड़े मकोड़े इस पौधे के पास आ जाते हैं। यह भारत में मेघालय के साथ साथ इंडोनेशिया एवं ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है। यह पेड़ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी करता है। यह नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कीटों का भक्षण करता है। तो घटपर्णी, जो कि ये सब इसका क्वेश्चन आएगा, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट में आ रहा है। तो घटपर्णी क्या है? यह पेड़ के कीड़े मकोड़े, या ऐसा पेड़ जो कि कीड़े मकोड़े, मेढक, चूहे और छोटे जीव को खा जाता है। ये कीटभक्षी पौधे के रूप में जाना जाता है। इसका आकार क्या होता है? लंबा घड़े जैसा होता है, जिस पर पत्ती नुमा ढक्कन होता है। इस पौधे से एक खुशबू निकलती है, जिससे आकर्षित होकर कीड़े मकोड़े इस पौधे के पास चले जाते हैं। और भारत के कौन कौन क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो भारत के मेघालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं, और साथ साथ इंडोनेशिया में, ऑस्ट्रेलिया में भी यह पेड़ पाए जाते हैं। यह पेड़ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी करता है और नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कीटों को भक्षण करता, खा जाता है। यह था घटपर्णी के बारे में। उसके बाद जानते हैं हिमालय मेपल। हिमालय मेपल के बारे में क्या है? यह एसर उम्बोलगम है। यह पौधे औषधीय पौधा है। यह हिमालय के निचली तलहटी में 600 से 200 मीटर की ऊंचाई पर नम जंगलों में उगता है। यह एक छोटा और मध्यम आकार का सदाबहार पेड़ है, जिसे स्थानिक समूह में रखा जाता है। तो हिमालय मेपल के बारे में हम लोग जानते हैं। यह क्या है? औषधीय पौधा है, जिससे दवा बनाने का काम आता है। औषधीय पौधा है। ये कहाँ पाया जाता है? तो हिमालय की निचली तलहटी है, वहाँ पर ही 600 से 2000 मीटर के ऊंचाई पर पाया जाता है और नम जंगलों में यह उगता है। यह एक छोटा और मध्यम आकार का सदाबहार पेड़ है, जिसे स्थानिक समूह में रखा जाता है। ये हो गया पौधों का महत्व के बारे में कुछ जान लेते हैं। पौधे के महत्व को हम निम्न रूप में देख सकते हैं। पौधे हवा को शुद्ध करते हैं, वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाते हैं। पौधे जीवन के लिए आवश्यक होते हैं, क्योंकि यह प्रकृति में संतुलन बनाए रखते हैं। तो पौधे के महत्व को हम निम्न रूप में देख सकते हैं। कौन कौन रूप है? जैसे पौधे क्या होता है? हवा को शुद्ध करता है, वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाएगा, और पौधे जीवन के लिए बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि यह प्रकृति में संतुलन बनाए रखता है। इसके कुछ और पॉइंट्स महत्व है। पौधे क्या होता है? मृदा क्षरण को रोकता है, मृदा की उर्वरा शक्ति को भी बढ़ाता है, और वातावरण के सौंदर्यता को बढ़ाने में भी कई श्रृंगारिक पौधे विशेष रूप से सहायक होते हैं। और मरुद्भिद के उदाहरण कौन कौन है? नागफनी, यूकोफोबिया और एकासिया इत्यादि। जैसे पौधे क्या होता है? मृदा क्षरण को रोक देता है, मृदा को कटने से रोकता है, मृदा की उर्वरक शक्ति को बढ़ाता है, वातावरण में सौंदर्य को बढ़ावा देता है, और श्रृंगारिक जो पौधे के रूप में विशेष रूप से कार्य करता है। और मरुद्भिद के उदाहरण क्या है? नागफनी, यूफोबिया और एकासिया। इस प्रकार हम पाते हैं कि कुछ पौधे विविध उत्पादनों के कारण अपनी विशेष महत्ता रखते हैं। इस प्रकार कुछ विवरण निम्नलिखित हैं, जो कि ये है। जैसे अनाज और दालें में क्या आता है? अनाज, गेहूँ,
ज्वार, चावल, बाजरा और मक्का, इसमें किस सब्जियां होती है? तो सब्जियां में जाड़, मूली, गाजर, चुकंदर, शलजम होते हैं। खाद्य तेल में बीजों से तिल, सरसों, मूंगफली। पेय पदार्थ में चाय आता है। रेशेदार पदार्थ में क्या आता है? कपास। और औषधियाँ जो कि पेनिसिलियम कवक है। उसके बाद अनाज और दालें में क्या होता है? दालें मटर, चना, अरहर के मूंग, मसूर। इसका सब्जियां तना, आलू, अरबी, अदरक जो कि सब्जियां बनता है तना में। और फूल में चमेली और गुलाब। कहवा पेय पदार्थ के रूप में आता है। रेशेदार पदार्थ में जूट जो कि तने से रेशा प्राप्त होता है। औषधियाँ एस्ट्रोप्रिन, बेलाडोल इससे बनाया जाता है। उसके बाद है पत्ती, पालक, बथुआ, मेथी, सरसों। इसमें आता है क्या? सब्जी के रूप में पत्ती, पालक, बथुआ, मेथी। और फलों से नारियल, कोका पीने पदार्थ, सन जो कि रेशेदार पदार्थ। और औषधियाँ कुनैन, सिनकोना वृक्ष की छाल से बनाया जाता है औषधियाँ। उसके बाद है फूल गोभी सब्जी के रूप में, मॉर्फिन, अफीम। और उसके बाद फसल, तोरई, भिंडी, टमाटर, इसमें सब्जी के। और इसबगोल क्या है? औषधिया का नाम है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें।